हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज का वीडियो रसायन विज्ञान से संबंधित कक्षा 12 से है। कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है जो इस बार अब बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो उनका आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से लिया गया है। केमिस्ट्री का पेपर 2023 का मॉडल पेपर सेकंड सेट आपको हल करवाया जा रहा है। तो कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आपको पढ़ने हैं कि समय आपके 3.25 घंटे, पूर्णांक 70 है। और नोट है, विद्यार्थी को प्रश्न पत्र को 3 घंटे में पूर्ण करने के अभ्यास से है कि आप अभ्यास करते रहें। तो पहला क्वेश्चन आपके इस स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन आपका ये है, प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प चुन करके उनके उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्लास्टिक है क्या? एक आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस है या आणविक ठोस है? तो क्या है प्लास्टिक? क्या है प्लास्टिक? है आपका प्लास्टिक आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, ये ठोस है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन ये आया, ये है, यूरिया के जलीय विलेन की मोलता 4.44 मोल प्रति किलोग्राम है। तो विलेन की यूरिया में मोल प्रभाज क्या होगा? तो मोल प्रभाज आपसे पूछ रहा है कि इसका मोल प्रभाज क्या होगा। तो यूरिया के इस जलीय विलेन का इसका जो मोल प्रभाज है वो आपका पहला है 0.074। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप बिना कम समय में, बहुत ही कम समय में आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और अगर हो सके तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें ताकि प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट करते चलें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत ना रहे। अच्छे चालकत्व विलेन वाले पदार्थ होते हैं। अच्छे चालकत्व वाले विलेन जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? ये है प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य या उत्प्रेरक। तो कौन होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। ये है आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। यदि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का 90 मिनट में पूर्ण होता है तो इसके 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये लगने वाला समय आपका आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका समय लगेगा 27 यानी 27 मिनट। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये आ गया स्क्रीन पर। इनमें से कौन NaNO2 प्लस HCl के साथ में अपक्रिया करता है? तो ये आपका क्या है? ये आपका जो अपक्रिया करता है वो है मिथिल एमीन, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है CH3NH2। ये आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफिराल किसका नाम है? यानी कह रहा है कैल्सीफिराल कौन सी विटामिन का नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। तो कैल्सीफिराल क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी है कैल्सीफिराल। क्लियर? तो ये आपका सही आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ रहा आपके ये स्क्रीन पर रहा। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चलता है कि तांबा 3.608 इंटू 10⁻⁸ कोशिका कोर के साथ साथ FCC एक कोष्ठक के रूप में क्रिस्टलीकृत होते हैं। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया है। तांबे के परमाणुविक द्रव्यमान का मान ज्ञात करिए। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका ये रहा आंसर। FCC जालक के प्रति कोष्ठिका परमाणु की संख्या कितनी है आपकी? 4। m बराबर आप सूत्र लगाएंगे DNA E³/Z।
सभी का मान रख देंगे। ये मान आया आपका 63.1 ग्राम प्रति मोल तांबे के परमाणु द्रव्यमान की। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस ब्लेंड की मोलरता की गणना कीजिए। उस ब्लेंड की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml ब्लेंड में घोला गया है। तो ब्लेंड की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें मोलों की संख्या निकाल लीजिए पहले। भार बटे अणुभार है ना, भार बटे अणुभार होगा। NaOH का जो अणुभार है वो कितना है, 40 है। तो देखिए ये है आपका आंसर। NaOH के मोलों की संख्या आप निकाल लिए 5/40 बराबर 0.125 हो गया। फिर ब्लेंड का लीटर में आयतन 450 आपको दिया गया, तो उसको 1000 से भाग देंगे तो आपका निकल आएगा कौन, इसका लीटर में आयतन। मोलरता बराबर आप सूत्र रख देंगे। ठीक है, ये सूत्र आपका रखने पर ये आपका आंसर प्राप्त होगा। क्लियर। चलिए देखते रहो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन आया आपका ये, निम्नलिखित अपक्रियाओं का साम स्थिरांक परिकलित कीजिए। निम्नलिखित अपक्रिया का साम स्थिरांक परिकलित कीजिए। इसका आपको साम लिखना है। ठीक है, चलिए तो अगला ये देखिए, साम लिखिए। ये ESL इक्वल टू 0.059 2 लाख KC इक्वल टू 4C वोल्ट है ना। लाख KC बराबर आपका इतना मान, तो KC का मान कितना आएगा 0.92 इंटू 10⁻15। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण को समझाइए। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण को आपको समझाने हैं कि समांगी उत्प्रेरण क्या है और विषमांगी उत्प्रेरण क्या है। तो देखिए समांगी और विषमांगी ये आपके इस तरह से है। ये समांगी उत्प्रेरण, जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक समान प्रावस्था में होते हैं तो उत्प्रेरण कैसा होगा, समांगी उत्प्रेरण होगा। ये C3COS3 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा। अब विषमांगी किसे कहते हैं, जब उत्प्रेरण एवं अभिकारक भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण विषमांगी कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये आपको क्या देगा, अमोनिया। क्लियर, ये आपका विषमांगी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.8050 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनापाघट्य ठोस को 39.0 बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त ब्लेंड का वाष्प दाब 0.845 बार है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करने हैं। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए देखिए ये है आपका सूत्र दिया है, ये आपका मान दिया हुआ है, आप सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र है और इस सूत्र का मान जब आप रखेंगे तो देखिए ये है आपका अंतिम में M2 इक्वल टू आपका कितना आएगा 170 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, फिर से देखिए इसके मान को आप पहले रख देंगे सभी का मान, और फिर ये है आपका सूत्र है और इस सूत्र पर इन सभी का मान जब रखेंगे, ये मान रखने पर आपको प्राप्त होगा M2 का मान निकल आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सीसा संचायक सेल और मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड, इन दोनों को आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए एक एक करके देखिए। सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं, ये है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल सामान्यतः मोटर वाहनों और इन्वर्टरों में प्रयुक्त की जाती है तथा कैथोड लेड डाइऑक्साइड PbO2 से भरे हुए लेड का होता है। 35% सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। सीसा संचायक सेल में निम्नलिखित अपक्रियाएं होती हैं। एनोड पर ये अपक्रिया होती है और कैथोड पर। देखिए ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये संपूर्ण अपक्रिया देख लीजिए, ये आपको सीसा संचायक सेल भी बना करके दिखाया गया है। ये फिर दूसरा कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है।
तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ये है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। किसी धातु के क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर विलयन और धातु के मध्य उत्पन्न विभवांतर धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्लियर? चलिए, याद हो गया ना? चलिए याद करते रहो और लिखते रहो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर स्पष्ट करना है आपको और एक उदाहरण भी देना है। अधिशोषण किसे कहते हैं और अवशोषण किसे कहते हैं, और इनके दोनों के एक एक उदाहरण देना है आपको। तो देखिए, ये आपके है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। ये अधिशोषण और अवशोषण में अंतर देखिए क्या है कि अधिशोषण में क्या होता है कि इसमें पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है एवं अधिशोषक की सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता, अर्थात यह एक पृष्ठीय घटना है। और अवशोषण में पदार्थ संपूर्ण स्थूल में समान रूप से फैल जाता है, बिखर जाता है, अर्थात यह एक अंतरंग घटना है। दूसरा बताया गया कि प्रारंभ में इस अभिक्रिया की गति तीव्र होती है और इसमें अभिक्रिया की दर समान होती है, और उदाहरण के तौर पर जलवाष्प का सिरका जैल द्वारा अधिशोषण और अमोनिया जल के द्वारा अवशोषित। ठीक है, तो ये रहा आपका अधिशोषण और अवशोषण में अंतर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की संरचना देने हैं। क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की संरचना देनी है, ये आपको बताने हैं। तो देखिए इसके क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की संरचना, ये देखिए ऑक्सी अम्लों की संरचना ये हाइपोक्लोरस, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल। ये पहला है हाइपोक्लोरस, दूसरा है क्लोरस अम्ल, तीसरा है क्लोरिक अम्ल और चौथा है परक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसकी 4 संरचनाएं ज्ञात हैं, चारों आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, ये हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक अम्ल और परक्लोरिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था से क्या तात्पर्य है, इसे संक्रमण के संदर्भ में समझाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था से क्या तात्पर्य है, आप इसको बताइए। तो देखिए, ये रहा आपका आंसर। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है या आशय है कि तत्वों द्वारा यौगिक में से एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। ये कंफर्म नहीं होती है, क्लियर नहीं होते, एक से अधिक ऑक्सीकरण होती है यानी परिवर्ती होती है। संक्रमण तत्व की प्रत्येक श्रेणी के प्रथम और अंतिम सदस्य को छोड़कर से सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्वों N-1D तथा NS दोनों कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम होता है, इसलिए N-1D तथा NS दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं, इसलिए ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे Fe2+ और Fe3+। आयरन 2 प्रवृत्ति संयुक्त ऑक्सीकरण अवस्था दे सकता है, +2 और +3। क्लियर? +2 और +3 2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिलीन के 2 रासायनिक परीक्षण लिखिए। एनिलीन के 2 रासायनिक परीक्षण लिखिए। आपको 3 नंबर मिलेगा इसमें। देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन है ये 3-3 नंबर के हैं। इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन भी ये आपके 3 नंबर के हैं। तो 4 नंबर पर जो है आपका चरखा और खा, ये सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो एनिलीन के 2 रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो रासायनिक परीक्षण 2 देखिए एनिलीन के। आइसोसाइनाइड परीक्षण, पहला एनिलीन को KOH तथा CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ में गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड की तीव्र गंधयुक्त पदार्थ बनता है। ये है आपका। ठीक है, ये है आपका रिएक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CCl5NH2 को ब्रोमीन जल के साथ में क्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल का अवक्षेप प्राप्त होता है।
CCH5। देखिए CCH5 यहाँ पर आपको दिखाया गया है, लेकिन इसको यहाँ पर बेंजीन रिंग में दिखाया गया है। देखिए आगे देखिए आप किस तरह से देखेंगे इसको, ये देखिए ये जब आप इसे क्रिया करते हैं तो देखिए 2,4,3 ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर अमीन, ये जहाँ पर अमीनो समूह जुड़ा है, यहाँ पर इसको 1 बोलते, उसको एक कार्बन माना जाता है। यहाँ 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, तो यहाँ पर 6 नंबर पर माना जाता है। तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघनन बहुलीकरण को उदाहरण से समझाइए। संघनन बहुलीकरण को आपको उदाहरण से समझाना है। ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है। चलिए, संघनन बहुलीकरण क्या है? संघनन बहुलीकरण के एकलक अणु एक के बाद एक जुड़कर तथा छोटे अणु को निकालकर बहुलक बनाते हैं। संघनन बहुलीकरण में प्रयुक्त होने वाले एकलक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं। ये देखिए आपका, ठीक है, इस तरह के आपके संघनन बहुलीकरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रति अम्ल की प्रकृति क्या है? प्रति अम्ल की प्रकृति क्या है, ये आपको बताना है कि प्रति अम्ल की प्रकृति क्या है। प्रति अम्ल की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसे होती है? क्षारीय होती है। प्रति अम्ल की प्रकृति कैसे होती है? प्रति अम्ल की प्रकृति आपकी क्षारीय होती है। प्रति अम्ल आमाशय में उत्पन्न अधिक अम्ल के प्रभाव को समाप्त करती है और पीड़ा से बचाती है। आमाशय में अम्ल अत्यधिक उत्पादन, उत्तेजना एवं पीड़ा देता है। ये हिस्टामिन और रेनिटिडीन और हिस्टामिन ये 2 प्रति अम्ल उत्पादित करते हैं। देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम कोड की क्रिया के लिए निम्नलिखित व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 5 का 4 नंबर का है। 5 का खंड इस 4 नंबर का है। प्रथम कोड की क्रिया के लिए व्यंजक आपको स्थापित करना है। तो देखिए, प्रथम कोड की क्रिया का व्यंजक है माना कोई क्रिया की दर, ये गिव्स आउट उत्पाद है, तो इसका मान देखिए। तो क्रिया की दर क्या होगी? dx/dt, ये माइनस एक्स, ये, ठीक है। आप इसको इस समाकलन की विधि से इसको लगाएंगे और ये आपको आंसर प्राप्त होगा। के बराबर ये 2130/t log ये बाई ये माइनस एक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जिंक ब्लेंड से जिंक के निष्कर्षण में भर्जन और अपचयन क्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। जिंक ब्लेंड से जिंक के निष्कर्षण में भर्जन और अपचयन की क्रियाविधि के रासायनिक समीकरण आपको ये इस तरह से। सांद्रता अयस्क जिंक ब्लेंड ये ZnS को परावर्तनीय भट्ठी में 930 डिग्री सेल्सियस पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने पर ZnS और ZnO परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखिए आपके रासायनिक समीकरण, ठीक है। अगला, जिंक ऑक्साइड का जेड में अपचयन हो जाता है। भजन अयस्क को के साथ में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। 1600 डिग्री सेल्सियस पर इन गोलियों को रिटार्ड में डाला जाता है, जिससे निम्न क्रिया होती है और जिंक प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड को
कार्बन के साथ अभिक्रिया करा करके क्या प्राप्त करते हैं, जिंक को आपको निकाल लेते हैं। ठीक है, जिंक आपको प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का IUPAC नाम। आपको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आपको दिखाने हैं, यानी जो IUPAC नाम है वो आपको बताने हैं। तो देखिए पहला है AgNH3 का होल्ट है Cl। ये चारों यौगिक दिए गए हैं। इन चारों के नाम आपको इस तरह से देखिए, पहला है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, है ना ये। दूसरा आपका है Fe, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। और जल के कितने मॉलिक्यूल है, जल के 6 मॉलिक्यूल हैं। और क्लोराइड के कितने हैं, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन। ठीक है, हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड। ठीक है, ये है आपका आंसर। देखिए हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड। और तीसरे में आपको दिया गया है PTNH3 का होल्ट है Cl2। तो यहाँ पर एमीन दिखाया गया है, तो एमीन कितना है, डाईएमीन। और क्लोरीन कितने हैं, ये भी डाई क्लोरो है। तो डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर दिखाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2, है ना। और यहाँ पर आपको तीसरा जो चौथा है आपका K3CrCN का होल 6। तो ये है पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट। क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट। तो ये आपके चारों के नाम ये दिए हुए हैं। ठीक है, चारों के आपके अलग अलग नाम दिए गए हैं। चारों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इनमें से एक ना एक फंसेगा, मतलब 2-1 फंसेगा ज़रूर। तो सभी का नाम लिख लें और अच्छे से याद कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे बनाए जाते हैं। रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कि क्लोरोबेंजीन से, यानी क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त होगा, टॉलुइन कैसे प्राप्त होगा, बेंजीन कैसे प्राप्त होगा, और फिनॉल कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन एक में ही समावेशित करके पूछ लिए गए हैं, और प्रत्येक पर एक एक नंबर आपको दिए जाएंगे, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो क्लोरोबेंजीन से देखिए पहला DDT कैसे प्राप्त होता है, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन से DDT देखिए ये आपका प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन से देखिए आप अपक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो आपका प्राप्त होता है DDT का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT। तो D से होता है डाईक्लोरो, फिर D से है डाईफेनिल, फिर T से है ट्राइक्लोरो एथेन। ये आपका कौन सा, मतलब ये फुल फॉर्म है आपके DDT का, और ये आपका सूत्र, ये DDT का ये सूत्र है। ठीक है, ये आपका DDT का सूत्र है। स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने को आएगा तो आप इस तरह से बनाएंगे। तो ये हुआ क्लोरोबेंजीन से DDT प्राप्त करना। अगला देखें, ये क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। दूसरा आप देखिए टॉलुइन प्राप्त हो रहा है। जब बेंजीन में CH3 लग जाता है, CH3 यानी एल्किल समूह लगता है, तो इसको टॉलुइन बोलते हैं। तो जब अपक्रिया करते हैं, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, जब सोडियम के साथ में अपक्रिया करते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से जब बेंजीन प्राप्त करना है तो इस तरह से क्रिया करते हैं, तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है।
ये, और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त होगा, ये आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आपको प्राप्त करके दिखाया गया है। ठीक है। अगला देखिए, अगला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा जल से अपक्रिया एवं हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया भी दिखाइए। तो आपको बताने हैं ईथर यानी ROR, ये आपका ईथर है। तो ईथर में कौन सा ईथर बताया गया है आपको, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या है, C2H5 वो C2H5, ये है आपका डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर किस तरह से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, किस तरह से बनाए गए हैं आपको दिखाना है। तो देखिए ये है डाई एथिल ईथर। सिद्धांत, एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका डाई एथिल ईथर है। ये आपका C2H5 OH है, जब अपक्रिया करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर एथिल अल्कोहल से अपक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये है आपका डाई एथिल ईथर, C2H5 वो C2H5, ये आपको डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। अब विधि देखिए कैसे है, विधि, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में C2H5OH सांद्र H2SO4 का मिश्रण 2:1 में लेकर के बालू उष्मांक पर 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें ईथर बर्फ में रखे ग्राही पात्र में एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार C2H5 में H2SO4 एथिल अल्कोहल और जल की अशुद्धियाँ होती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए ईथर का NaOH ब्लेंड के साथ धोते हैं और एथिल अल्कोहल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए ईथर को 50% कैल्शियम क्लोराइड ब्लेंड में रख देते हैं, जिससे कैल्शियम क्लोराइड एथिल अल्कोहल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड जल को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और शुद्ध डाई एथिल ईथर आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये है आप विधि कैसे आप इसको बनाएंगे, और ये है प्रयोगशाला विधि में ये है आपका कि किस तरह से बनाया गया है। तो चित्र आपको ज़रूरी याद करना होगा कि किस तरह से हमारा चित्र बना है, कौन कौन सी चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एथिल अल्कोहल यहाँ पर रखा गया, ये थर्मामीटर है आपका, इसको लेकर के एक स्टैंड के द्वारा ये लगाया गया है, यहाँ पर ईथर आपको प्राप्त हो रहा है। अब क्रिया आपको दिखाई गई है, ईथर जल से अपक्रिया करता है, जब ईथर जल से अपक्रिया करता है तो एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड से ईथर अपक्रिया करता है तो एथिल अल्कोहल बनता है, यानी दोनों क्रियाओं में एथिल अल्कोहल ही बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। या कह रहा है तो या तो ये डाई एथिल ईथर बनाने की विधि है, या इसमें से पूछ रहा है, या है अथवा करके लगा है, या निम्न अणुभार के अल्कोहल में विलय होते हैं। आपको समझाने होंगे, 3 क्वेश्चन दे रहा है कि समझाइए कि निम्न अणुभार के अल्कोहल जल में विलय होते हैं। दूसरा, अल्कोहल के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। और तीसरा है कि ईथर की जल के विलयता बहुत कम होती है। तो ये आपको बताने हैं। तो देखिए ये तीनों के आंसर आपको मिल जाएंगे एक ही साथ। ये देखिए अथवा करके, अल्कोहल ROH उपस्थित एल्किल ग्रुप R जल प्रतिकर्षी तथा जल में अम्लीय होते हैं, परंतु कम अणुभार वाले अल्कोहल एल्किल ग्रुप छोटा होता है, जिससे एल्किल समूह कम प्रतिकर्षी प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल के जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए कम अणुभार वाले अल्कोहल जल में विलय होते हैं। और दूसरे में बताया गया कि अल्कोहल के अणुभार बढ़ने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिसके कारण अणुभार बढ़ने के साथ अल्कोहल का क्वथनांक बढ़ता है,
इसलिए जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। यह अत्यधिक दुर्बल बॉन्ड बनता है, जिसके कारण इनकी जल में विलेयता बहुत कम होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब, व्हाट्स हैपन व्हेन में दिखाया जाता है क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक समीकरण देने हैं। बेंजोइक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में N3H अम्ल से कराई जाती है, तो क्या बनता है। ठीक है, ये क्रिया है। C6H5COOH N3H से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। क्या बनता है, एनिलीन। ये क्रिया आपको साफ साफ ऐसे करके दिखा देना होगा। रासायनिक समीकरण आप देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा। ये एक प्रकार का मैथ है बच्चा, इसमें नंबर कटते नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी रासायनिक प्रक्रिया सही नहीं बना पाए तो नंबर एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब एसीटोन किससे, बाइसल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए, ये एसीटोन है, जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो योगात्मक अभिक्रिया करता है, ये आपका यौगिक बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मल्डिहाइड के हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में अभिक्रिया। जब फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। देखिए, ये बनता है, जब फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो आपको ये बनाता है। देखिए, अगला देखिए, एसीटोन की क्षारीय आयोडीन के साथ में अभिक्रिया। एसीटोन की क्षारीय आयोडीन के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ये देखिए, CH3COCH3 आयोडीन के साथ में NaOH की उपस्थिति में जब NaOH के साथ में अभिक्रिया करता है तो आयोडोफार्म देता है। क्या बनता है, आयोडोफार्म और सोडियम एसीटेट बनाता है। क्लियर, ये अभिक्रिया बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सदा याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फार्मिक अम्ल की PbCO3 के साथ में अभिक्रिया। जब फार्मिक अम्ल PbCO3 के साथ में अभिक्रिया करता है, देखिए ये है आपका HCOH PbCO3 से अभिक्रिया करता है तो लेड फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है, लेड फॉर्मेट। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विद्युत अपघटन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पर क्लोरीन विद्युत अपघटन विधि से क्लोरीन बनाने की विधि आपसे पूछा जा रहा है। 5 नंबर है, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है। तो देखिए, ये है आपका क्लोरीन के निर्माण के विद्युत अपघटन विधि। सिद्धांत, क्लोरीन के औद्योगिक स्तर पर निर्माण के लिए सांद्र NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है। ब्राइन का स्टील कैथोड तथा ग्रेफाइट एनोड के मध्य में विद्युत अपघटन करने पर Cl2 आपकी प्राप्त होती है। देखिए ये, ठीक है, विधि आपको बताया गया है। ब्राइन का विद्युत अपघटन एक विशेष प्रकार के सेल में किया जाता है जिसे नेल्सन सेल कहते हैं। इसे स्टील का कैथोड U आकार का छिद्रित तथा एनोड ग्रेफाइट की छड़ होती है। एनोड की आंतरिक सतह पर सांद्र डायाफ्राम लगा होता है जो कैथोड और एनोड कक्ष को अलग करता है। ब्राइन तथा विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है जिससे स्टील के सिलेंडर में एकत्रित कर लिया जाता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और कैथोड कक्ष में NaOH एकत्रित हो जाती है। ठीक है, अथवा करके पूछ रहा है क्वेश्चन। अथवा आप बताएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन का उपयोग लिखिए। अगर ये आप इसको नहीं लिखें तो आपको ये लिखना होगा उपयोग। तो देखिए, उपयोग कैसे होता है। हीलियम का उपयोग गुब्बारों को भरने में, वायुयान के टायरों में, गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टरों में या द्रव हीलियम का उपयोग अति चालक चुंबक को उत्पन्न तथा कायम रखने में किया जाता है। ठीक है, नियॉन का उपयोग देखो, नियॉन का उपयोग विज्ञापनों तथा साइन बोर्डों में और कोहरे को भेदने वाले लैंपों में इसका उपयोग नियॉन का किया जाता है। आर्गन का देखिए क्या होता है। आर्गन का उपयोग निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। विद्युत बल्बों तथा रेडियो के बल्बों को भरने के लिए किया जाता है। आर्गन नियॉन का मिश्रण प्रकाश विज्ञापन हेतु भी प्रयोग किया जाता है। और क्रिप्टॉन का उपयोग जो होता है, क्रिप्टॉन और जिनान गैसें आर्गन के स्थान पर बल्बों में भरने में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, क्रिप्टॉन जिनान तक का मिश्रण फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त कुछ चमकने वाले ट्यूबों में होता है। ठीक है, तो ये आपका है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अथवा करके दिखाना होगा। अगला पूछ रहा है DNA और RNA में अंतर बताइए।
या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इनके उपयोग बताइए, और हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है। तो देखिए संरचनात्मक अंतर देखिए क्या है, डीएनए और आरएनए में अंतर है। इसमें उपस्थित पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें साइटोसिन थाइमिन जैसे पिरिमिडिन बेस के रूप में होते हैं, इसमें साइटोसिन यूरेसिल जैसे पिरिमिडिन बेस के रूप में होते हैं। ये स्वयं द्विगुण हो सकता है, ये स्वयं द्विगुण नहीं कर सकता है। इसके अणु बड़े होते हैं, इसके अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। देखिए ये आपको दिखाए गए हैं। तो ये डीएनए और आरएनए में अंतर है, ठीक है। दूसरा कह रहा फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, तो प्रत्येक जीव के अंगुली के छाप अलग अलग होते हैं, ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान के लिए लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए के क्षरकों की अनुक्रम अद्वितीय होती है, इसे किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अनुप्रयोग विज्ञान, इसका उपयोग देखिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में, व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में, और जैव विकास के पुनः लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रोटीन के कार्य देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो कि ये जल घटित होकर के अमीनो अम्ल उत्पन्न करते हैं। ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर के अंगों में पहुंच करके नए ऊतकों का निर्माण करते हैं और ऊतकों की मरम्मत भी करते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है अथवा करके है हार्मोन के वर्गीकरण। हार्मोन के वर्गीकरण को अब बताइए। तो हार्मोन क्या है? यह शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण जैविक कार्य होते हैं। ये अणु जिन कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं वहाँ लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त धारा द्वारा पहुँचते हैं। देखिए हार्मोन का वर्गीकरण ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपके हार्मोन हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स में आपका टेस्टोस्टेरॉन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स और कॉर्टिसोन्स होते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन्स को होते हैं पुरुष जननांगों के कार्य तथा विकास में नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन ये स्त्री जननांगों के सामान्य कार्य का नियंत्रण करता है। और प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था में विकास का नियंत्रण करता है। कार्टिसोन वसा, अन्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों में उपापचय का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन हो गया। एमिन हार्मोन जो होते हैं एपिनेफ्रेन हृदय गति या रक्तदाब को बढ़ाना है इसका। थायरॉक्सिन सामान्य वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण करना। और जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेलिन, इंसुलिन और ग्लूकोजन। तो ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन करता है, जिससे बच्चा आगे निकलता है। वैसोप्रेसिन मूत्र के रूप में जल के उत्सर्जन को रोकता है। और इंसुलिन देखिए रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, और ग्लूकोजन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए आज का ये पेपर। तो आज का ये पेपर अब यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ें, मस्त रहें और अपने अध्ययन काल को आप आगे बढ़ाते रहें।